ये जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग वो प्रोबेबिलिटी टेबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि आपके स्कोर्स जो हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये कंडीशन इसलिए नहीं बताई गई थी कि आप इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले टेबल से करें, बल्कि इसलिए बताया गया था कि एम्पिरिकल रूल की एक कंडीशन होती है कि वो रूल सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेल शेप्ड हो या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो, वरना आप एम्पिरिकल रूल नहीं लगा सकते, वरना चेबिशेव थ्योरम लगता है। तो ये इंफॉर्मेशन इसलिए दी गई थी कि आप समझ सकें कि एम्पिरिकल रूल एप्लीकेबल है। और उसके बाद पूछा गया था कि मुख्तलिफ बाउंड्स के अंदर कितनी परसेंटेज होगी या परसेंटेज किस बाउंड के अंदर लाया करेगी। तो इसके लिए आपने जेड स्कोर निकालना था। ठीक है, आपकी अपर लोअर बाउंड, जैसे पहले पार्ट में अपर बाउंड गिवन है, लोअर बाउंड गिवन है, आपने जेड स्कोर निकाल लिया, प्लस माइनस 1 आते हैं। तो ये अब आप देखें कि विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इसका मतलब है कि लाए करते हैं। तो एम्पिरिकल रूल आपको डायरेक्टली बताता है कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर 68% डेटा लाया करता है। इसी तरह 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस में 95% डेटा होता है अप्रॉक्सीमेटली, और 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस में 99.7% डेटा होता है। ये एम्पिरिकल रूल के 3 पार्ट्स थे कि within 1 standard deviation 68% data, within 2 standard deviations 95% data, or within 3 standard deviations 99.7% of the data will lie in that region. तो इसके लिए मेरे ख्याल से probability tables, distribution tables इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं थी। वो हम आगे देखेंगे जब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे probability distributions का, discrete distribution और continuous distributions के अंदर। सही है? ओके सर। इंपेरिकल रूल आप लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करे थे, वैसे पूछ रहा हूँ कि ये ख्याल कहाँ से आया कि प्रोबेबिलिटी टेबल इस्तेमाल किया जाए। सर वो ए लेवल एफएससी में जब भी ये वो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन इस्तेमाल की थी रेंजेस के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी टेबल यूजुअली इस्तेमाल किया था। हाँ अच्छा ठीक है, उसके लिए वही बात है कि इस प्रॉब्लम पे वो एप्लीकेबल है, लेकिन क्योंकि हमने नहीं पढ़ा या हमें नहीं बताया गया कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, क्योंकि अभी आपको नहीं पढ़ाया इस कोर्स में, तो इसलिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप लोग वो ट्राई करेंगे। ठीक है, वो एप्लीकेबल है क्योंकि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बताया गया है, लेकिन इस असाइनमेंट में ऑब्जेक्टिव ये था कि एम्पिरिकल रूल क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था आप उसको इस्तेमाल करना। और थर्ड क्वेश्चन में चेबिशेव थ्योरम का मेरा ख्याल क्योंकि बताया गया है ऊपर काफ़ी लंबा कि किस तरह से अप्लाई होता है। अच्छा, जो फोर्थ क्वेश्चन था, नहीं फोर्थ नहीं, सिक्स्थ क्वेश्चन था शायद ये वाला, इसके अंदर कंफ्यूजन आ रही थी कि रिपीटिशन किस तरह से रिमूव करेंगे। तो वो मैंने पार्ट ए का तो बता दिया था, पिछली दफ़ा भी पूछा था कि जो रिपीटेड लेटर्स हैं उनको आप नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कि कितने रिपीट हो रहे हैं लेटर्स। जैसे यहाँ पे आपके पास 2 लेटर्स हैं जो कि एक एक दफ़ा हैं पूल में, ए और सी, और उसके अलावा जो एस, टी और आई हैं ये 3 और 2 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं। तो जब आप इसको डायरेक्टली 10p10 से करते हैं, 10 फैक्टोरियल से, कुछ लोगों ने असाइनमेंट जमा कराई थी उनकी मैंने देखा था, उन्होंने बस यहाँ तक ख़त्म किया है। इसमें इशू ये है कि वो वाले कॉम्बिनेशंस या परम्यूटेशंस भी शामिल होते हैं जिसमें वही लेटर आपस में स्विच हो रहा है, यानी कि क्योंकि पूल में आपके पास 3 टीज हैं, तो परम्यूटेशन वो टीज को अलग-अलग काउंट करेगी जब आप उनको एज अ पूल ऑफ 10 ले रहे हैं। तो वो वाली परम्यूटेशन भी काउंट करेगी जहाँ पे एक टी दूसरे के साथ स्वैप हो गया, लेकिन वो वर्ड एज सच नया नहीं बनेगा। तो उसको रिमूव करने के लिए मैंने कहा था कि आप नीचे उसके साथ, ऊपर आपके पास ही 10p10 से 10 फैक्टोरियल आ गया, और आपने नीचे डिवाइड करना है कि अब इंडिविजुअली जैसे 3 एसेस हैं ये आपस में कितनी दफ़ा इंटरचेंज हो सकते हैं। तो वो 3 फैक्टोरियल होगा। इसी तरह 3 टीज हैं वो आपस में 3 फैक्टोरियल टाइम्स चेंज हो सकते हैं, स्वैप हो सकते हैं, और 2 आइज जो हैं वो 2 फैक्टोरियल टाइम्स स्वैप हो सकते हैं। तो इसलिए नीचे आप लोगों ने ये डिवाइड करने थे। अगर मेरे पास कोई और लेटर होता, सपोज ए 2 दफ़ा रिपीट हो रहा होता, तो साथ एक और 2 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, इसका ऐसा करें कि पार्ट सी आप लोग ड्रॉप कर दें क्योंकि ये बहुत लेंथी हो रहा था। इसका मैंने पार्ट बी भी सॉल्व किया है, उसके अंदर आपको कि दिखाई देता हूँ क्योंकि ये ज़रा मुश्किल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। अब पार्ट बी में कहा गया था कि ए पार्ट तो क्लियर था, ठीक है, कि आपने 10 का पूल है, उसमें से 10 के 10 लेटर्स इस्तेमाल करने हैं, लेकिन कितनी तरह से आप उनको रीअरेंज कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपने रिपीटिशंस को रिमूव भी करना था। जब आप 4 लेटर्स का वर्ड बनाते हैं तो आप इस 10 में से
कोई 4 लेटर सेलेक्ट करें। अब जब आप 4 लेटर सेलेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि कोई भी लेटर रिपीट ना हो, और हो सकता है कि आपके पास रिपीटिंग लेटर्स सेलेक्ट हो जाएं। तो आपको ये देखना था कि रेपिटेशन रिमूव किस तरह से की जाएगी। तो इसमें आपको स्टेजेस में अपने प्रॉब्लम को डिवाइड करना था बेसिकली। ठीक है, 4 लेटर वर्ड में आप ये करेंगे कि पहले अपने पूल को एक तरह से रीडिफाइन कर दें कि आपके पास नॉन रिपीटिंग लेटर्स कितने हैं, यानी कि इंडिविजुअल सेपरेट डिस्टिंक्ट लेटर्स कितने हैं। तो जब आप रेपिटेशंस को अलहदा कर लेते हैं तो आपके पास 3 लेटर्स हैं, एस टी आई, और साथ 2 और लेटर्स जो रिपीट नहीं हो रहे थे, ए और सी। तो आपके पास पूल में बेसिकली 5 मुख्तलिफ लेटर्स थे। ठीक है, तो आप उन 5 लेटर्स को अब 5 ट्रीट करेंगे, आपने 10 नहीं करना। ठीक है, आप रेपिटेशन को अभी इंक्लूड नहीं कर रहे। फिर आप ये देखते हैं कि जब आप 4 लेटर्स सेलेक्ट करते हैं तो कितने मुख्तलिफ तरीकों से रेपिटेशन आ सकती हैं। पहला केस ये है कि कोई रेपिटेशन ना हो, बस आप 4 लेटर्स सेलेक्ट कर लें। तो उसके लिए आप उन 5 में से, ठीक है, जो 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं उनमें से कोई 4 सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो 5C4 यहाँ पे इसलिए लिखा है कि अगर आप याद करें तो NPR जो परम्यूटेशन होता है उसमें कॉम्बिनेशन के साथ एक R फैक्टोरियल बस मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अगर आप फार्मूलाज कंपेयर करें तो कॉम्बिनेशन के फार्मूला में सिर्फ फर्क ये है कि नीचे एक जो सिलेक्शन नंबर है उसका फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा होता है। तो मैं परम्यूटेशन को एक्सप्रेस कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ R फैक्टोरियल टाइम्स NCR। तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल ये डिनोट कर रहा है कि ये 4 लेटर्स आपस में किस तरह से रीअरेंज हो सकते हैं, और 5C4 रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 मुख्तलिफ लेटर्स के पूल में से 4 लेटर्स में किन कॉम्बिनेशंस में सिलेक्ट कर सकता था। इधर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था, तो ऑर्डर को साथ इंक्लूड करने के लिए फिर मैंने बाहर ये 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किया, तो इफेक्टिवली ये 5P4 बन गया। उसके बाद मैंने ये देखना है कि हो सकता है मेरे पास एक लेटर ऐसा हो जो कि 2 दफा रिपीट हो रहा हो। ठीक है, या हो सकता है कि मैं एक लेटर हो और फिर जाहिर है 2 ऐसे लेटर्स हों जो कि बिल्कुल रिपीट नहीं हो रहे। एक और केस ये हो सकता है कि 3 दफा एक ही लेटर रिपीट हो रहा हो और एक मुख्तलिफ लेटर हो, या फिर 2 लेटर्स हों जो कि 2 दफा रिपीट हो रहे हो। 4 लेटर के वर्ड में ये पॉसिबिलिटीज बनती है मेरे पास। तो मैंने इनको 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, और फिर अब ये आपको मैं सोल्यूशन दे दूंगा। ये फिलहाल ये सवाल आपके क्विज में मैं नहीं डालूंगा, और इसका पार्ट सी आप वैसे भी ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि उसमें आपको यही चीज़ फिर हर के लिए रिपीट करना है, वो ज़रा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो चलो वो छोड़ दो, लेकिन पार्ट बी को आप लोग देख लीजिएगा जब सोल्यूशन मिलेगा। इसके अंदर मैंने एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, अगर बाद में भी किसी को ना समझ आए तो बेशक फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है, असाइनमेंट में कोई और सवाल किसी को ना क्लियर हो? जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर लाइक असाइनमेंट में मैंने ये क्वेश्चन इस तरह नहीं किया लाइक स्टेजेस में, तो उसको चेंज करूँ या ओके है? नहीं, ठीक है, आप जमा करवा दें जैसे किया है। आप लोगों के मार्क्स तो मैं असाइनमेंट सेशन पे लगाता हूँ, तो असाइनमेंट सेशन में मैं ये क्वेश्चन फिर अभी नहीं शामिल करता जब तक आप लोग समझ लें, सोल्यूशन देख लीजिएगा। ओके सर। ठीक है, असाइनमेंट आप लोगों से इसलिए कहता हूँ कि जमा करवाएं ताकि कम से कम एटलीस्ट हाथ से लोगों ने किया। अगर आप लोग छापते भी हैं तो कम से कम उम्मीद ये है कि देखा होगा कि सवाल करना किस तरह से, वरना कोई प्रैक्टिस ही नहीं करता। तो कोई आप लोगों के मार्क्स में सेशन पे ही लगाऊंगा, तो उसमें जिस तरह से परफॉर्म करेंगे उसमें नंबर लग जाएंगे। कोई और सवाल इसमें असाइनमेंट में ना क्लियर हो तो पूछ लें। कितना टाइम रह गया अब? क्लास आप लोगों की कब तक है? 1:20 तक, राइट? यस सर। ठीक है, चलिए, लास्ट टाइम हमने ये वाली एग्जांपल देखी थी। इसमें आई होप कि सबको क्लियर हो गया था आखिर में कि यहाँ पे आपने कॉम्बिनेशंस इस्तेमाल करना था। उसकी हमने बात डिटेल में डिस्कस कर ली थी कि आपके पास एक ग्रुप था 20 लोगों का, और उसमें से जाहिर है वो डिविजन्स थी, तो वो आपने ग्रुप्स में डिवाइड करके सिलेक्ट करना था। वो क्लियर था सबको जहाँ पे एंड की थी बात? यस सर। ये एग्जाम्पल तो हो गई थी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए अकरिंग गिवन दैट एन इवेंट बी हैज अकर्ड, ये आप निकालते हैं एज ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी एज अ सेपरेट इवेंट। ठीक है, रिलेटिव टू द सैम्पल स्पेस बेसिकली कहना चाह रहा हूँ।
कि इसमें आप जाहिर है कि ये वाली प्रोबेबिलिटी इवेंट बी की अनकंडीशनल होती है या रिलेटिव टू द सैंपल स्पेस बेसिकली होती है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? अगर आपको याद हो, हमने पहले एक दफ़ा शुरू में बात की थी जब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट की थी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एक चीज़ होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते थे, कोई बता सकता है? जिनका इंटरसेक्शन नल सेट आता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो होते हैं उनका आपस में इंटरसेक्शन जो होता है वो नल सेट आता है। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू द नल सेट, या सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 0, A इंटरसेक्शन B इज द सेट इज द नल सेट। ठीक है, इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये होती है कि बेसिकली इवेंट A एंड इवेंट B कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। अगर इवेंट A हो जाता है, इफ इवेंट A हैज अकर्ड देन इवेंट B कैन नेवर अकर, या इफ इवेंट B हैज अकर्ड देन इवेंट A कैन नेवर अकर। यानी कि अगर एक इवेंट हो जाए तो फिर दूसरा इवेंट नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दे सकता हूँ कि अगर मैं किसी स्टूडेंट के ग्रेड्स की बात करूँ कि मैं क्लास में आपके मुख्तलिफ आखिर में सेमेस्टर के कोई ग्रेड आए हैं इस कोर्स में, तो मैं रैंडमली अगर किसी बंदे को सिलेक्ट करूं तो क्या चांस है कि उसका सर्टेन ग्रेड हो और मैं इवेंट्स डिफाइन करूं। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस आपकी वो सारी सेट ऑफ ग्रेड्स आ जाएगा, ए से लेके ए माइनस एंड अप टू जितना भी एफ तक नीचे आपके पास ग्रेड्स आ जाएंगे सैम्पल स्पेस में। अब मैं इसके अंदर एक इवेंट डिफाइन कर सकता हूँ। इवेंट ई इज द इवेंट दैट अ स्टूडेंट गेट्स अ ग्रेड ऑफ लेट्स से बी प्लस। ठीक है, ग्रेड इज बी प्लस। और इवेंट एफ इज द इवेंट दैट स्टूडेंट फेल्स। ठीक है, ग्रेड इज एफ, इसको मैं इवेंट एफ से डिनोट कर रहा हूँ। तो इवेंट ई और इवेंट एफ एट अ टाइम एक स्टूडेंट के लिए कभी भी ट्रू नहीं हो सकते, या तो वो फेल होगा या उसका ग्रेड बी प्लस होगा, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इसलिए इवेंट्स ई एंड इवेंट एफ विल बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो जीरो होगी। ठीक है, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को आपने इंडिपेंडेंस के साथ कंफ्यूज नहीं करना। इंडिपेंडेंट इवेंट्स आप तब कहते हैं कि दो इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं जब एक के होने से दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं A गिवन B, तो हम ये कह रहे हैं कि व्हेन इवेंट B अकर्स, तो इवेंट A के होने का फिर क्या चांस है। कि हमने बात की थी कि सैम्पल स्पेस आपकी ओरिजिनली जो भी थी, तो इवेंट B के होने से आपकी सैम्पल स्पेस रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, इवेंट B की कन्फाइंड सैम्पल स्पेस बन जाती है, रिड्यूस सैम्पल स्पेस, और फिर उसके अंदर जो A का होने का चांस होता है सिर्फ उसका मतलब कि वो वाले आउटकम्स होने के लिए रह जाते हैं, और ये बाकी जो इवेंट ए के आउटकम्स थे ये अब काउंट नहीं हो सकते। ऐसे ही था। याद है पिछली क्लास से? यस सर। कि आपकी जो सैम्पल स्पेस थी, बेसिकली जब मैं कह रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड, तो बेसिकली आपकी सैम्पल स्पेस जो है वो अब येलो लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है, रिड्यूस हो गई है, इवेंट बी तक कन्फाइन हो गई है, क्योंकि अब हम कह रहे हैं इवेंट बी हमें पता है कि सेटिस्फाई हो रहा है। तो जो भी आउटकम या जो भी आपके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है वो इवेंट बी के अंदर लाया करता है। तो इसलिए इवेंट ए के होने का चांस जो है वो चेंज हो जाता है रिलेटिव टू, अगर आप देखें कि what was the chance of event A happening if you had the entire sample space। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब आपस में इवेंट्स डिपेंडेंट होते हैं तो एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी चेंज होती है। जिस तरह हमने पिछले क्लास में देखा था कि एग्जांपल्स हमने देखी थी जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हैपनिंग एज अ सेपरेट इवेंट वाज नॉट इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट अ सेकंड इवेंट बी हैड हैपेंड। दो इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट तब कहलाते हैं जब एक के होने से दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ता। यानी कि अगर इवेंट बी हो भी जाए तो इवेंट ए के होने का चांस उतना ही रहता है जितना ओरिजिनली था। इसका मतलब ये हुआ कि इवेंट ए और इवेंट बी आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आप एक कॉइन टॉस करें, ठीक है, और आप उस कॉइन को 2 दफा टॉस करें, हर टॉस के बाद आप उसकी आउटकम को नोट करते हैं। तो पहले टॉस के बाद आपके पास 2 आउटकम्स पॉसिबल हैं, हेड्स या टेल्स। उसके बाद सेकंड टॉस पे मजीद आपके पास 2 आउटकम्स पॉसिबल हैं, हेड्स या टेल्स। अब सेकंड
टॉस के ऊपर आपके पास क्या आउटकम आता है ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि फर्स्ट टॉस में आपके पास क्या आउटकम आया था, क्योंकि उसी कॉइन को आप टॉस करें और जाहिर है कि उस तरह का यहाँ पे आउटकम नहीं है कि आपके पास कोई पूल में से रिडक्शन हो रही हो। जिस तरह जब हम लोगों की सिलेक्शन की बात करते थे तो हम कहते थे कि लेट्स सपोज अगर यू हैड 3 पीपल 1 2 3 और इसके बाद आप एक और दफा आपने बंदा सिलेक्ट करना है, तो अगर 1 सिलेक्ट हो गया तो अब आपके पास आगे 1 नहीं हो सकता, या अगर 2 सिलेक्ट हो गया तो आगे अब 2 सिलेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये उसी अब आपस में आप इनको कंपेयर करें तो ये दोनों 2 स्टेज प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सिलेक्शन, यहाँ पे मैं अब इंसानों की सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये सेकंड सिलेक्शन है, और ये वाली आपके पास एक कॉइन टॉस की एग्जांपल है। तो कॉइन टॉस वाली एग्जांपल में सेकंड टॉस पे क्या आउटकम आता है कि सेकंड टॉस पे हेड या टेल आएगा, दिस डज नॉट डिपेंड ऑन कि फर्स्ट टॉस में क्या आउटकम था। ठीक है, सेकंड टॉस में एज एन इंडिपेंडेंट आउटकम आपके पास अगेन उसकी फ्लिप होगा और उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। जबकि जब आप इंसानों को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हर बंदे की सिलेक्शन की क्या प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट स्टेज में क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर 3 लोग हैं तो किसी एक बंदे की क्या चांस है सिलेक्ट होने का। Somebody? So can you repeat the question? मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप 3 के ग्रुप में से या 3 के पूल में से 3 लोगों के पूल में से एक बंदा सिलेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट स्टेज में, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, किसी एक बंदे के सिलेक्ट होने का क्या चांस है? 1/3. 1/3। ठीक है, तो चाहे पर्सन 1 हो, पर्सन 2 हो या पर्सन 3 हो, सबके चांस इंडिविजुअल सिलेक्ट होने का 1/3 है फर्स्ट स्टेज में। इसके बाद जब आप सेकंड सिलेक्शन करते हैं, एक बंदा पहले सिलेक्ट हो चुका है, अब किसी एक बंदे के सिलेक्ट होने का क्या चांस बचता है? 1/2. 1/2। तो अब आप ये देखें कि सेकंड स्टेज में सिलेक्शन का चांस चेंज हो रहा है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ इवेंट A1 कि पर्सन 1 इज सिलेक्टेड, और इसी तरह A2 में डिफाइन करूँ पर्सन 2 इज सिलेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है। ठीक है, कि अगर मैं कहूँ what is the probability that person 2 is selected given that person 1 has been selected, so this is 1/2, and this is not equal to the probability of person 2 being selected if I had the whole group। यानी कि अगर मैं probability of A2 निकालूं सिंपली, जब मैंने किसी और को कोई सिलेक्ट नहीं किया, कोई और इवेंट नहीं हुआ, तो मैं फर्स्ट स्टेज में हूँ, तब ये probability 1/3 थी। जब मैंने एक बंदा सिलेक्ट कर लिया या कोई एक इवेंट मेरे पास हो गया, कंडीशन लग गई, तो अब मेरे पास इसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई। इसका मतलब ये है कि A1 एंड A2 आर नॉट इंडिपेंडेंट। और ये आपको इस तरह से भी समझ आती है कि जाहिर है कि मैंने जब एक बंदा सिलेक्ट कर लिया तो आपके पूल में से लोग कम हो गए, तो बाकी जो बच गए उनके सिलेक्शन का इंडिविजुअली चांस बढ़ गया। जब आप कॉइन टॉस पे आते हैं तो फर्स्ट टॉस में उस कॉइन पे हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2 आउटकम्स हैं, कोई एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। उसी कॉइन को जब आप दूसरी दफा टॉस करते हैं, चाहे पहले हेड आया हो चाहे पहले टेल आया हो, आपके पास सेकंड टॉस पे भी किसी एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहती है। तो अगर यहाँ पे मैं इवेंट्स डिफाइन करूँ, A1 इज द इवेंट दैट आई गेट अ हेड, A2 इज द इवेंट ऑफ अ टेल। नहीं, इसको इस तरह से नहीं करता कि मैं कह देता हूँ A1 इज द इवेंट दैट आई गेट अ हेड ऑन द फर्स्ट टॉस, और A2 मैं कहता हूँ हेड ऑन द सेकंड टॉस। तो यहाँ पे आपके पास probability of A2 given A1 is equal to the probability of, नहीं ये मैंने सही नहीं किया, पहले ठीक था। A1 is the event that I get a head, A2 is the event that I get a tail। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि फर्स्ट टॉस पे मेरे पास क्या प्रोबेबिलिटी है हेड आने की, तो जाहिर है कि अभी मैं पूरी सैम्पल स्पेस के साथ डील कर रहा हूँ, तो दिस वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई गेट अ हेड ऑन द सेकंड टॉस, इसके लिए मुझे एक और इंडेक्स साथ डिफाइन कर देना चाहिए। बहरहाल हेड ऑन द सेकंड टॉस गिवन दैट आई गॉट अ हेड ऑन द फर्स्ट टॉस।
मैं ऐसा करता हूँ कि ऊपर जो मैं ब्रैकेट में इंडेक्स लिख रहा हूँ ये डिफाइन कर रहा है कि टॉस नंबर कौन सा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉस पे आपके पास हेड आने का चांस हाफ था, फर्स्ट टॉस पे मेरे पास हेड आया, इसके बाद मेरे पास सेकंड टॉस पे हेड आने का चांस जो है वो अनचेंज्ड रहता है, और वो भी मेरे पास 1/2 है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली मेरे पास जो आपस में दो इवेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट हैं। पहले टॉस पे हेड आने से दूसरे टॉस पे कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इवेंट ए एंड इवेंट बी आर इंडिपेंडेंट। तो जब दो इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं तब आपके पास बेसिकली जो आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो इसके ऊपर ये कंस्ट्रेंट लगती है कि if two events A and B are independent, then the probability of event A given that event B occurs must be equal to the probability that event A occurs when you had the entire sample space, यानी basically probability of A simply. तो जब ये कंस्ट्रेंट लगती है तो this left hand side becomes equal to simply probability of A, and you get that the probability of the intersection is now directly equal to the product of the individual events probabilities. वरना जाहिर है कि जनरल केस में आपके पास ये होता है कि इंटरसेक्शन जो होता है दैट इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंडीशनिंग इवेंट, राइट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में क्योंकि कंडीशनिंग इवेंट से आपके अनसर्टेन इवेंट पे कोई असर नहीं पड़ रहा, इसलिए आपके पास ये वाली प्रोबेबिलिटी बन जाती है सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ द अनसर्टेन इवेंट रिलेटिव टू द सैंपल स्पेस। ठीक है, यहां तक समझ आइए। यस सर। अब ये बताएं कि अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तब वो, अब नीचे लिखा हुआ है कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, लेकिन क्यों वो नॉट इंडिपेंडेंट होंगे? कोई बता सकता है, कोई समझा सकता है कि फिजिकली इसका क्या मतलब हुआ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, हम कहते हैं कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0, तो व्हाई वुड दीज इवेंट्स A एंड B नाउ नॉट बी इंडिपेंडेंट? इसकी हिंट मैं शुरू में दे चुका हूं, कोई बता सकता है? देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में जब हम कहते हैं कि दोनों इवेंट्स का इकट्ठे होने का चांस 0 है, इसका मतलब ये है कि जब एक इवेंट, लेट्स सपोज, इफ मींस दैट इफ B occurs then A can never occur, ठीक है। ये बेसिकली ये भी तो डिपेंडेंस ही हो गई कि अगर B हो गया तो A नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि A का होना B के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट? समझ आ रही है या नहीं आ रही? कुछ तो बताएं। सर अभी तक तो आ रही है। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब होते हैं दो इवेंट्स, इसका मतलब ये है कि अगर B हो गया तो A नहीं हो सकता, या फिर अगर A occurs then B can never occur। तो अगेन ये आपके पास डिपेंडेंस आ रही है कि जब एक इवेंट हो गया तो दूसरा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ A given B is 0, which is not equal to the probability of A given the sample space, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस की कंडीशन ये है आपके पास कि अगर दो इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट होंगे तो चाहे इवेंट बी हो या इवेंट बी ना हो, उससे इवेंट ए को कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जब इवेंट बी हो रहा है और फिर इवेंट ए इस वजह से नहीं हो सकता कि बी हो गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डज डिपेंड ऑन बी, ठीक है। नेगेटिव रिलेशन है कि एक हो गया तो दूसरा नहीं हो सकता, लेकिन रिलेशन है, डिपेंडेंस है। इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं होते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बड़े ऑब्वियसली डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। इसकी मैथमेटिकल नोटेशन एक्सप्लेनेशन यही है कि आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उनकी 0 हो जाती है, विच इज नॉट इक्वल टू द
probability of the simple event A happening when you have the entire sample space, which does not fulfill the condition for independence, and therefore mutually exclusive events are not independent. ठीक है, ये वाली याद रखिएगा कि ये वाली कैलकुलेशन जो है या ये वाली एक्सप्रेशन इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दिस इज ओनली वैलिड फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ठीक है, तो अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है तब ये वाली फॉर्मुलेशन लगाना गलत होगा, क्योंकि हमने देखा है कि जनरली किसी भी दो इवेंट्स के लिए आपके पास फॉर्मुलेशन जो होती है इसकी वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल करती है. ठीक है, चाहे आप A गिवन B को निकालें विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ B, या फिर आप B गिवन A को इस्तेमाल करें, मल्टीप्लाई करें प्रोबेबिलिटी ऑफ A के साथ. ये हमने पिछली क्लास में देखा था. ठीक है, ये एग्जाम्पल वैसे हम देख चुके हैं, लेकिन अब ये आप मुझे दोबारा से बताएं किस तरह से होगा. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स इन टू फ्लिप्स ऑफ अ बैलेंस्ड कॉइन. काफी सिंपल क्वेश्चन है ये. सर 1/4. 1/4 किस तरह से आएगा ये? सर हाफ चांस द फर्स्ट टाइम, हाफ चांस द सेकंड टाइम, तो 1/2 into 1/2. बिल्कुल. तो अगर इसका आप ट्री डायग्राम बना लें, जस्ट टू एक्सप्लेन, फर्स्ट टॉस में यू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड और अ टेल विद इक्वल चांस 1/2 1/2. सेकंड टॉस में अगेन आपके पास दोनों आउटकम्स पॉसिबल हैं जो भी आपके पास फर्स्ट टॉस में हुआ उसके बाद. तो यू हैव 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2. तो जब आप ट्री डायग्राम बनाते हैं तो अब यहाँ पे आपके पास आउटकम क्या आ रहा है? आउटकम आपके पास जाहिर है कि पाथवेज को आप अगेन कॉन्कैटिनेट करेंगे तो आपके पास आउटकम आ जाएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, या फिर टेल्स एंड टेल्स. तो आप इंटरेस्टेड हैं इन गेटिंग टू हेड्स पे, तो इस आउटकम में आप इंटरेस्टेड हैं. अब इसको इवेल्युएट करने के आप मल्टीपल तरीके अपना सकते हैं. अगेन यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स काउंट कर लें इस ट्री डायग्राम से, जो ऑब्वियसली 4 है, और आपका जो इवेंट है, लेट्स सपोज मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, getting two heads in two flips, this is event A. ठीक है, तो यहाँ पे number of outcomes satisfying event A is 1, so you get probability of A is 1/4. या फिर आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि मैं इसको events जो हैं दूसरी तरह से डिफाइन करूँ, कि मैं कहूँ कि event H1 is the event of getting a head on the first toss, और H2 is the event of getting ahead on the second toss. तो अब आप इंटरेस्टेड किस में है? अगर मैं इस तरह से इवेंट्स डिफाइन करूं तो आपके क्या इवेंट बनता है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं? सॉरी सर, कैन यू रिपीट? मैं कह रहा हूं कि अगर मैं पहले तो मैंने इवेंट डायरेक्टली ये डिफाइन कर दिया था जो कि मेरा आउटकम रिक्वायर्ड था. अभी मैंने एक ऑल्टरनेट तरीके से इवेंट्स डिफाइन किए हैं. H1 is the event that I get a head on the first toss. H2 is the event that I get a head on the second toss. इस इवेंट की डेफिनेशन इस्तेमाल करते हुए अब मेरा रिक्वायर्ड आउटकम जो है वो मैं किस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूँ इन दो इवेंट्स के कॉम्बिनेशन से? When I want two heads in two flips, so basically I want a head on the first toss, so I need H1, and I want a head on the second toss, so this would be H1 intersection H2 जिसमें मैं interested हूँ. और इसकी probability अब मैं किस तरह से निकालूंगा? This could be probability H1 given H2 times probability of H2, या फिर probability of H2 given H1 times probability of H1. लेकिन ये हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि H1 and H2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ठीक है, नोट दैट H1 and H2 आर independent events, right? Because getting a head on the first toss does not affect in any way the chance that you could get a head or a tail on the second toss. तो ये independent events हैं. या अगर आप इस तरह से भी निकालें तो probability H1 given H2 जो है, अब यहाँ पे जब आप इस second branch के ऊपर probabilities लिखते हैं, these are basically the probabilities of
मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे आप लिख रहे हैं कि ये आउटकम हो गया, इसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दिस इज कंडीशनल। इसी तरह से अगर मैं इसको टेल डिफाइन करूँ तो टेल ऑन द सेकंड टॉस गिवन दैट आई हैव अ हेड ऑन द फर्स्ट टॉस। लेकिन क्योंकि ये आउटकम्स इंडिपेंडेंट हैं तो अब ये चारों प्रोबेबिलिटीज आपस में सेम है और इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे अब आपके पास T1 था तो टेल की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही, बेशक मेरे पास फर्स्ट टॉस पे हेड हो या टेल हो। लेकिन इफेक्टिवली असल में जो मैं यहाँ पे सेकंड ब्रांच पे प्रोबेबिलिटी देख रहा हूँ, दीज आर कंडीशनल टू वट एवर आउटकम हैपेंड इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि अब ये इस आउटकम से ब्रांच एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। लेकिन बिकॉज दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो अगेन यहाँ पे आपके पास H1 गिवन H2 इज डायरेक्टली इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ H1, या फिर H2 गिवन H1 इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ H2। बिकॉज दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स को मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B, जिस तरह हमने पिछली स्लाइड पे देखा। तो आई कैन डायरेक्टली फॉर्मुलेट दिस एज प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट इवेंट टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड इवेंट, जिस तरह के शुरू में डायरेक्टली हमें आपके क्लास फेलो ने बताया कि क्या वैल्यू होगी, तो 1/4। तो दो ऑल्टरनेट तरीके हैं आपके पास कि आप या तो नंबर ऑफ आउटकम्स काउंट करें, काउंटिंग टेक्निक अप्लाई करें, चाहे इस तरह ट्री डायग्राम से डायरेक्टली आउटकम्स काउंट करें, यू अराइव एट द सेम आउटकम, या फिर आप जब इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 टाइम्स 1/2, तो दैट इज essentially what is going on in the background is you are treating both events as independent और आप उनकी probabilities आपस में multiply कर रहे हैं, ठीक है। आई होप ये वाला प्रॉब्लम कम से कम सबको क्लियर होगा, यस और नो? यस सर। ठीक है। आपकी आवाज काफी हल्की आ रही है, आवाज अगर कट रही थी यार तो फिर रिकॉर्डिंग सुन लेना। उस्मान, ठीक है। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल को देखें, इसके लिए आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज की ज़रूरत होगी कि प्लेइंग कार्ड्स का डेक की बात की जा रही है और ये स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी कॉमनली यूज्ड एग्जाम्पल होती है जिसको अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ द काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। पूछा यह जा रहा है कि यू आर ड्रॉइंग 2 कार्ड्स एट रैंडम फ्रॉम अ डेक विच हैज़ 52 प्लेइंग कार्ड्स, अ स्टैंडर्ड डेक, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एसेस if the first card is replaced and if the first card is not replaced, ठीक है। सबसे पहली बात ये देख लें कि 52 प्लेइंग कार्ड्स का जो डेक होता है, स्टैंडर्ड एक कार्ड्स का जो डेक होता है, उसमें आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होती है कि यू हैव 4 सेट्स ऑफ 13 कार्ड्स, ठीक है। इनमें से 26 जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, ठीक है, 2 सेट्स ब्लैक के होते हैं, 2 सेट्स रेड के होते हैं। खेलने वाले कार्ड्स देखे ना किसी ने, सबने? यस सर। जो कंप्यूटर में भी छोटे होते हुए शायद लोग सॉलिटेयर खेलते हैं उसमें देखे होंगे, ठीक है। इसमें अब आपके पास 4 बेसिकली सेट्स देखे हुए, बिल्कुल, ठीक है। तो उसमें से आधे ज़ाहिर है ब्लैक होते हैं, आधे रेड होते हैं, और फिर वो जो 4 होते हैं वो डिवाइड हुए होते हैं इनटू स्पेड्स और मुझे याद नहीं आ रहा, हार्ट्स एंड क्लब्स एंड समथिंग एल्स, ठीक है। तो हर जो 13 का सेट होता है उसमें फिर आपके पास किंग क्वीन जैक, उसके बाद 10 से लेके अप टू 2 यू हैव किंग क्वीन जैक 10 9 8 7 6 5 4 3 2, और जो आखिरी कार्ड होता है वो एस कहलाता है, ए से डिनोटेड होता है। तो हर सेट के अंदर आपके पास ये वाले 13 कार्ड्स होते हैं। वो 4 जो होते हैं 4 सेट्स में डिवाइडेड होते हैं, यानी 13 जो होते हैं वो ब्लैक स्पेड्स के होते हैं, 13 जो हैं वो ब्लैक एक और होता है डायमंड शायद, आई डोंट रिमेंबर, उसके होते हैं, और फिर 13 रेड हार्ट्स होते हैं और 13 रेड समथिंग एल्स होते हैं, ठीक है। तो पूछा यह जा रहा है कि इन 52 आपके पास टोटल इस तरह से कार्ड्स बनते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एसेस इफ द फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है। तो let me denote A1 as the event that the first card is ace,
ठीक है, एंड A2 is the event that the second card is ace. फर्स्ट कार्ड आप रिप्लेस कर रहे हैं सेकंड कार्ड ड्रॉ करने से पहले। इस केस में अभी आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 फर्स्ट इवेंट? पहले ड्रॉ पे एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आउटकम्स दैट्स सेट। जी So 4 in 50. So 1 by 52. 52. 4 by 50. हाँ 4/52, क्योंकि आपके पास टोटल मतलब के 4 एसेस हैं और टोटल कार्ड्स जो हैं वो 52 हैं। ठीक है, 13 के जो 4 सेट्स हैं हर में एक एक एस है, तो आपके पास 52 कार्ड्स में 4 एसेस होंगे। तो बेसिकली दिस टोन्स डाउन टू 1/13। ठीक है, यानी कि आपके पास 13 में से एक पॉसिबिलिटी है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे फ्रैक्शन को, लेकिन ओवरऑल यू हैव 4/52 चांसेस ऑफ गेटिंग एन एस। जब आप फर्स्ट कार्ड को रिप्लेस कर रहे हैं सेकंड कार्ड ड्रॉ करने से पहले, तो ये सेकंड कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी होगी, क्या ये कंडीशनल होगी या इंडिपेंडेंट होगी फर्स्ट कार्ड से, फर्स्ट इवेंट से? Does A2 depend on A1? डिपेंडिंग हो। डिपेंडिंग क्यों होगी? किसी का कोई मुख्तलिफ ख्याल हो? डिपेंडिंग इसलिए होगी ना सर कि प्रोबेबिलिटी एक हिसाब से कम हो जाएगी, मतलब रेशियो जो है वो कम हो जाएगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्ड डिक्रीज हो जाएंगे कार्ड नहीं, निकलने। यही तो क्वेश्चन है कि द फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड, यानी कि वापस आपने पूल में डाल दिया बिफोर द सेकंड कार्ड इज ड्रॉन। आपने पहला कार्ड उठाया, जो भी आया आपने नोट किया और आपने उसको वापस रिप्लेस किया अपने डेक के अंदर, और फिर आपने सेकंड कार्ड ड्रॉ किया, यानी कि आपने उठा के उसको वापस रखा है। इसलिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स और एसेस का नंबर दोनों अनचेंज रहे, क्योंकि आपका जो भी कार्ड आया आपने उठा के उसको वापस रखा है। ठीक है, इज रिप्लेस्ड। इंपॉर्टेंट Sir, पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। जी same. सॉरी, आपकी आवाज कट रही है, क्या कह रहे हैं? Sir, ratio तो same रहेगी 4 by 52. Second case में. सेम रहेगी, क्योंकि अब आपके पास वही बात है कि जब आप रिप्लेस कर रहे हैं कार्ड को, वापस रख रहे हैं, तो फिर A2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ A1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 वुड बी द सेम एज A2 गिवन A1 एंड इट वुड बी 4/52 अगेन। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एसेस जो आपसे पूछा गया था वो क्या होगी? ये इवेंट किस तरह से रिप्रेजेंट होगा? Someone? चलो डायरेक्टली बता दो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। पूछा तो ये गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एसेस। ठीक है, 2 कार्ड्स आप ड्रॉ कर रहे हैं। अभी जो हमने पहली प्रोबेबिलिटी दूसरी प्रोबेबिलिटी निकाली, ये तो स्टेज वाइज प्रोबेबिलिटीज थी। जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? 4/52 into 4/52 अगर रिप्लेस करूंगा जी, तो मतलब ये इवेंट में किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा? A1 इंटरसेक्शन A2, यानी कि first card is an ace and the second card is an ace, which would become A1 times A2 because both events are independent. So this would become 1/169. ठीक है, 4/52 times 4/52. ठीक है, Yes, sir. सेकंड पार्ट किस तरह से होगा? The first card is not replaced before the second card is drawn. Sir, 4/52 into 3 into 51 over 51. Over 51. तो पहला इवेंट जो है वो आपके पास 4/52 रह रहा है। ठीक है, सेकेंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो अब चेंज हो रही है। ठीक है, यानी कि जो एस पहले आप ड्रॉ कर रहे थे व्हेन नथिंग हैड हैपेंड, तब उसकी प्रोबेबिलिटी 4/52 थी। सेकेंड कार्ड के एस होने की प्रोबेबिलिटी जो है
अब वो डिपेंडेंट है इस बात पे कि पहला इवेंट क्या था। तो पहला ड्रॉ जब आपके पास एस का हो गया, तब आपके पास अब जो आप रिप्रेजेंट करेंगे दिस वुड नॉट बी, अच्छा मैंने इवेंट इस तरह से डिफाइन किए हैं क्योंकि A2 रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज एन एस, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इवेंट इस तरह से डिफाइन करता कि A represents the event that the card is an ace, ठीक है, और फिर मैं ऊपर इसके सुपरस्क्रिप्ट में लेट सपोज लिख रहा हूँ कि ड्रॉ नंबर कौन सा है, ठीक है। तो फर्स्ट में आपके पास एस की प्रोबेबिलिटी 4/52 है, सेकंड में जाहिर है कि अब वो डिपेंड कर रही है कि फर्स्ट में क्या प्रोबेबिलिटी थी, तो अगेन ये 3/51 हो जाएगा क्योंकि आपके पास टोटल नंबर भी एक डिक्रीज होगा और नंबर ऑफ एसेस अवेलेबल भी एक से डिक्रीज होंगे। तो अब आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी कि the first card is an ace and the second card is an ace, this is basically probability of A2 given A1 happened times the probability of A1. So now this cannot be expressed as a simple probability. अब ये conditional probability है, इसीलिए इसकी वैल्यू भी अब आप देखें कि चेंज हुई है। तो जब आप कार्ड वापस नहीं रख रहे तो फिर जो सेकंड कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी अब एक डिपेंडेंट इवेंट है ऑन द फर्स्ट आउटकम, ठीक है। तो अब आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, कितनी आती है, 1/221, राइट। सही है, समझ आया? यस सर। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल का फिर अब आप मुझे बताएं, पहले क्वेश्चन को पढ़ें। आपके पास दो इवेंट्स के इंफॉर्मेशन दी गई है और उनके दोनों के इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी बताई गई है। क्या ये दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, ये किस तरह से पता चलेगा? Anyone, any ideas? क्वेश्चन रिपीट करें। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि दो इवेंट्स हैं C और D जिनकी आपको अलग-अलग प्रोबेबिलिटीज बताई गई हैं और ये प्रोबेबिलिटी भी बताई गई है कि दोनों के इकट्ठे होने की क्या लाइक्लीहुड है। क्या दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, ये किस तरह से पता चलेगा? सर नहीं है, यूनियन देखेंगे, यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 से कम होगी तो फिर इंडिपेंडेंट नहीं होगी, 1 होगी तो फिर इंडिपेंडेंट होगी। सर जब इंडिपेंडेंट होता है तो हमारे पास जो C इंटरसेक्शन D की जो प्रोबेबिलिटी दिखी है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटू D होता है ना, तो वो तो वो नहीं आ रहा, तो ये इंडिपेंडेंट सही बता रही हैं। अच्छा, जो कह रहे हैं कि यूनियन देखेंगे, यूनियन क्यों देखेंगे? यूनियन कहाँ से आ गया बीच में? देखो, जो यूनियन वाली बात थी ना, जस्ट टू क्लैरिफाई, यूनियन डी के जब हम कहते थे कि इक्वल टू C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D, दिस होल्ड्स फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये मैंने आपको शुरू में भी बताया, डू नॉट कंफ्यूज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स विद इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसकी जनरल फॉर्मुलेशन यूनियन की हम कहते हैं कि ये होती है दोनों इवेंट्स की अलग-अलग प्रोबेबिलिटीज का सम माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन। और हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए विच आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज अ डिफरेंट थिंग। फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हम कहते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन बिकम्स जीरो, दिस बिकम्स जीरो। तो इसलिए यूनियन जो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए दोनों का सम होता है, ठीक है, लेकिन दिस इज फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, नॉट फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और अगर एक इवेंट प्रूव हो जाए कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, then those two events cannot be independent, then they are dependent, ठीक है। if
ये भी मैं कहीं लिख देता हूँ. If two events are mutually exclusive, then they are dependent, because इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक इवेंट हो गया तो फिर दूसरा लाजमन नहीं हो सकता, तो एक के होने से दूसरे पे असर पड़ रहा है, इसलिए वो आपस में रिलेटेड है, डिपेंडेंट है. ठीक है, ये कौन कह रहा था? यूनियन देखेंगे. चलिए, जो भी थे, आई होप के उनके क्लैरिफिकेशन हो गई होगी कि यूनियन क्यों नहीं इस्तेमाल करना. ठीक है, इंडिपेंडेंस की कंडीशन ये थी कि probability of C given D must be equal to the probability of C, या फिर probability of D given C must be equal to probability of D. Either way, this means that the probability of the intersection of these two events must be equal to directly the product of the probabilities of the two events. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे given probabilities को multiply करें तो ये क्या वैल्यू आती है? 0.65 टाइम्स 0.4 आपके पास आ जाता है 0.26, right, which is not equal to the probability of C intersection D. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपके पास probability of C is not equal to the probability of C given D. So this basically means, therefore, C and D are not independent. ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर. गुड. सेकंड पार्ट किस तरह, सेकंड क्वेश्चन किस तरह से करेंगे? Let A be the event that raw material is available when needed, and B be the event that the machining time is less than 1 hour. You are provided the probabilities of the two separate events, and you are asked to assign probability to the event A intersection B, यानी कि the event that raw material is available when needed and that the machining time is less than 1 hour. Intersection का मतलब ये हुआ कि दोनों events at a time satisfy हो रहे हो. You are asked to provide the probability of A intersection B. कैसे करेंगे? सर ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, लाइक तो हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी प्रोबेबिलिटी को PA into PB. जी बिल्कुल. तो इसके ऊपर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करनी है कि आपको बताया गया है कि एक इवेंट किसी प्रोडक्शन प्रोसेस का ये कि रॉ मटेरियल अवेलेबल है, दूसरा इवेंट ये है कि मशीनिंग टाइम 1 घंटे से कम लगेगा. तो मशीनिंग टाइम इज, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, independent of the fact that you get raw material or you don't get it. ठीक है, रॉ मटेरियल मिले या ना मिले उससे मशीनिंग टाइम पे असर नहीं पड़ेगा. ठीक है, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो मशीनिंग का प्रोसेस हो सकता है रुक जाए, लेकिन मशीनिंग पे प्रोसेस अगर चल रहा है उसके टाइम पे असर नहीं पड़ना चाहिए. ठीक है, तो टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ड्यू टू देयर नेचर. ठीक है, A and B are independent. You can understand this from the problem, and therefore the probability of the intersection should be equal to the product of the probabilities of the two events. इसलिए आप इसको डायरेक्टली 0.8 टाइम्स 0.7 से इसकी probability निकालेंगे, यानी कि there is a 56% chance that the raw material will be available on time and that your machining will take less than 1 hour. ठीक है, सबको समझ आ गई? ओके सर. यस सर. ठीक है. अच्छा, अब देखें, अगर आप लोगों से इस तरह के
प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाए, मसलन इंटरसेक्शन का पूछा गया है कि इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, तो इंटरसेक्शन निकालने के अभी तक हमने कितने तरीके पढ़े। एक जगह जहाँ पे इंटरसेक्शन अपीयर होता है वो यूनियन का फॉर्मूला है, राइट। यूनियन के अंदर आप देखते हैं कि जेनेरिक फॉर्मुलेशन इसकी होती है a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन। इसी तरह एक अब हमने एक और फॉर्मुलेशन इंटरसेक्शन निकालने की ये देखी है, दिस अप्लाइज टू ऑल इवेंट्स, राइट, फॉर ऑल इवेंट्स, ठीक है। फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आपको पता है कि स्पेसिफिकली a इंटरसेक्शन b इक्वल 0 ओनली फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लेकिन जो ऊपर वाला फॉर्मूला है दैट अप्लाइज टू ऑल इवेंट्स इन ऑल जनरल केसेस। और अब हमने एक और प्रॉपर्टी देखी कि a इंटरसेक्शन b इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ a टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ b फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और इसकी ऑल्टरनेट जनरल फॉर्मुलेशन ये थी कि आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज इस्तेमाल करें, और जाहिर है अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो ऑटोमेटिकली ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल आ जाएगी। तो इंटरसेक्शन निकालने के आपके पास बेसिकली दो जनरल फार्मूलाज हैं। अगेन दिस लास्ट फार्मूला इज फॉर ऑल इवेंट्स, ठीक है। तो अगर आपको इंटरसेक्शन निकालने का कहा जाए तो आपके पास बेसिकली दो पाथवेज आपके जहन में इमीडिएटली आने चाहिए कि क्या मेरे पास यूनियन की इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या मैं यूनियन से इसको निकाल सकता हूँ, या मुझे ये पता है कि इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तब तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर इस तरह के इवेंट्स हों, उनकी नेचर इस तरह की हो, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी कि किसी की ग्रेड्स की मैं बात करूं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स दिस ग्रेड एंड ही गेट्स दैट ग्रेड इन द सेम कोर्स, तो दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसका एक आ सकता है एक कोर्स में, जाहिर है अगर एक आ गया तो दूसरा नहीं आ सकता, तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डायरेक्टली इमीडिएटली आप कहेंगे कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, ठीक है। और अगर आपको पता हो कि इवेंट्स की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज क्या हैं, जैसे यहाँ पे गिवन है, तो आप ये अंदाजा लगाएं कि क्या ये इवेंट्स आपस में डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। अगर इंडिपेंडेंट हैं तो इस तरह से इस क्वेश्चन की तरह डायरेक्टली आपस में आप इनका प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर इवेंट्स डिपेंडेंट हैं तो आप देखें कि क्या किसी तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है, जिस तरह हमने पीछे इस क्वेश्चन में देखा कि हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल ली, या दोनों इवेंट्स की हम प्रोबेबिलिटीज अलग-अलग निकाल सकते थे। तो फिर हमने, ठीक है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। जिस तरह यहाँ पे एज इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, यहाँ पे कंडीशनल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट ले लिया। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में, अब जैसे अगली क्लास में आप लोगों का क्विज है, और अगली क्लास से मैं इसको मजीद डिले नहीं करूंगा, तो अगली दफ़ा तैयार होके आना कि अगली क्लास में जब आप लोगों के क्विजेज होंगे या आगे जैसे मिड वगैरह में या जहाँ पे भी आप प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल करें, वहाँ पे आपने ये देखना है कि अच्छा मैं किस तरह से अपने प्रॉब्लम को सेपरेट इवेंट्स में स्प्लिट करूँ, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे हमने इनको दो स्टेजेस में, दो अलग-अलग इवेंट्स में स्प्लिट कर दिया, और फिर रिक्वायरमेंट जो है वो किस तरह से, क्या वो इंडिविजुअल इवेंट का कोई सेट ऑपरेशन बनता है या कोई दो इवेंट्स का या तीन इवेंट्स का आपस में सेट ऑपरेशन बनता है। इस तरह के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स असाइनमेंट में थे कि जैसे अगर कहा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कार्ड इज नॉट एन एस, तो ये क्या इवेंट बनेगा, कोई बता सकता है? सर 3/4 48/52 48/52 हाँ 48/52, यानी कि इवेंट जो होगा दिस वुड बी कि द फर्स्ट कार्ड इज नॉट एन एस, दैट वुड बी A1 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स होते हैं उसका मतलब ये होता है कि all outcomes in the sample space that do not lie within that event, that would be 1 minus probability of A1। अब आप ये कर सकते हैं कि आप सारे आउटकम्स काउंट करें, या इस तरह के प्रॉब्लम में ज़्यादा सिंपल ये है कि आप काउंट करें वो वाले आउटकम्स जिसके अंदर एस आ रहा है विच इज़ 4, और फिर आप उसको 52 में से माइनस कर दें, तो यू एंड अप विद जिस तरह आपने कहा 48/52, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए what is the probability that the first card is an ace and the second card is not an ace, तो ये कौन सा इवेंट होगा?
first card must be an ace, is an ace, and the second card is not an ace. And I'm talking with repetition currently कर लो, with replacement. तो इसको आप किस तरह से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले बेहतर ये है कि आप सेट नोटेशन में क्लैरिफाई कर लें आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये क्या बनता है, ये इवेंट क्या होगा। सर होल सैंपल स्पेस हो जाएगा सर? नहीं, सारा सैंपल स्पेस नहीं होगा। देखिए ये इवेंट बनेगा द फर्स्ट कार्ड मस्ट बी एन एस, ठीक है, तो दिस वुड बी A1, राइट, क्योंकि ये दो अलग-अलग ड्रॉज है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक कार्ड ड्रॉ कर रहा हूं और एक कार्ड एस हो या ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तब वो सारा सैंपल स्पेस होता। अभी मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट कार्ड, मैं दो कार्ड्स ड्रॉ कर रहा हूं, फर्स्ट कार्ड मस्ट बी एन एस, द सेकंड कार्ड मस्ट नॉट बी एन एस, दिस वुड बी A1 इंटरसेक्शन विद A2 कॉम्प्लीमेंट। दिस इज नॉट होल कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ A2 के कॉम्प्लीमेंट के साथ मैं A1 का इंटरसेक्शन ले रहा हूं। A1 इवेंट है कि पहला कार्ड मेरे पास एस होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी 4/52 थी। जब आप रिप्लेस कर रहे हैं तो दिस सेकंड इवेंट या सेकंड ड्रॉ इज इंडिपेंडेंट, तो आई कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई विद सेकंड कार्ड नॉट बीइंग एन एस वुड बी 48/52। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी कि पहला कार्ड एस है और साथ ही जब मैं दूसरी दफा ड्रॉ करूं तो सेकंड कार्ड एस नहीं होगा। ये समझ आई है? यस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। इससे आपके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। कुछ प्रैक्टिस वगैरह आप लोग अपने तौर पे कर लीजिएगा, असाइनमेंट के अंदर भी इसके कई सारे क्वेश्चंस हैं। अगली दफ़ा हम इसी को सॉल्यूशन भी शेयर कर दें। असाइनमेंट आप लोग पहले जमा करवाएं तो फिर मैं सॉल्यूशन शेयर करूंगा, कल शेयर करूंगा। सर 5 बजे से टाइम खत्म हो जाएगा सर, उसके बाद जी, आप शेयर कर दें। उसके बाद मैं शेयर कर दूंगा। सर 12 बजे तक कर दें सर टाइम। 12 रात 12 बजे तक? जी सर, आज ही 11:59 कर दें। सर आज करवा देंगे लेकिन 12 तक कर दें। क्यों भाई, हफ्ता दिया है तो अभी क्या हो जाएगा 7-8 घंटों में? सर रोज कोई ना कोई काम पेंडिंग पे था तो आज के दिन आपका था, तो टाइम काइंडली थोड़ा दे दें एक्स्ट्रा। चलें ठीक है, 12 तक कर देता हूँ, फिर मैं कल आप लोगों के साथ असाइनमेंट का सॉल्यूशन शेयर करूंगा। लेकिन जाहिर है आपको असाइनमेंट सॉल्यूशन असाइनमेंट सेशन से पहले दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि असाइनमेंट सेशन फिर असाइनमेंट का क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा जिस तरह पिछली दफ़ा था, उसमें मैं थोड़ी बहुत चेंजिंग करूँगा। फिर कॉन्सेप्ट सिमिलर होगा लेकिन थोड़ा सा चेंज्ड होगा, ठीक है? सही है, इस पे सब मुत्तफिक हैं? सर जी सर। ठीक है ना, क्योंकि अब मैं असाइनमेंट सॉल्यूशन दे दूं उसके बाद। जी सर क्विज कब तक होगा? कहाँ से होगा? सॉरी आवाज कट रही है। सर कब तक आएगा क्विज? क्विज आपका मंडे को होगा ना, आपके मंडे को आप लोगों की क्लास के दौरान, लेकिन मंडे से मैं ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा। असाइनमेंट सेशन क्विज दोनों मंडे को होंगे आपके। ठीक है, ठीक है सर। तैयार करके आइएगा, पिछली दफा की तरह ये ना कीजिएगा कि पहली दफा क्विज के दौरान बुक खुली है, वो